नमस्कार, रमेश आहेर मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। आप देख रहे हो पत्राचाल स्कैम। संजय राउत जो महाराष्ट्र के शिवसेना के जो विधायक है और वो गिरफ्तार हो गए। ईडी के कस्टडी में उनको जेल भेज दिया गया और वो अभी ईडी के कस्टडी में जेल के अंदर है। तो ये आपने देखा है। और जो अभी जो एक चर्चा ये चल रही है कि जो भी पार्टी के कोई भी विधायक हो, एमपी हो, एमएलए, उनको ऊपर कोई कार्रवाई करती है कोई भी सेंट्रल एजेंसी, तो वहां तक एक मैसेज ऐसा क्रिएट करती है वो पार्टियां। चाहे बंगाल का सुब्रत राय जो उनके घर में उनके घर में या फिर उनके कोई करीबी के घर में करोड़ों रुपए कैश मिला हो, चाहे संजय राउत का मैटर हो, चाहे अन्य भी कुछ मैटर चल रहा हो, तो लोग क्या करते हैं, ये विरोधी पार्टियां रूलिंग पार्टी के ऊपर ये आक्षेप लगाती है कि हमको आवाज दबाने के लिए ये सब कामकाज चल रहा है। खैर वो अलग विषय होता है। हम लोग असली बात करते तो जो महाराष्ट्र के शिवसेना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है संजय राउत, इनको ऊपर जो कार्रवाई चल रही है तो उसके बारे में आप बात करते हैं। तो शिवसेना के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद है, उनको 1 अगस्त को प्रवेश निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर ने पीएमएलए क्या है मेरे कई वीडियो में बता चुका हूँ और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस एक्ट के अंदर ईडी को किसी के पास जाके इंक्वायरी करने का अधिकार है। तो उस कानून के अंतर्गत उन्होंने गिरफ्तारी किया है। उनकी गिरफ्तारी पत्राचाल, ये पत्राचाल क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसका आखिरी में वो पत्राचाल का घोटाला गड़बड़ झाला कैसा हुआ वो आपको जानेंगे। वह पत्राचाल में रहने वाले जो परिवार है उनका क्या हुआ वो जानेंगे और आखिर में अभी उसकी करंट स्टेटस क्या है पत्राचाल की, उस बारे में सिलसिलेवार तरीके से और आसान भाषा में जानेंगे। तो जब ईडी ने उनके घर पे इंक्वायरी की, पूछताछ हो गई और वो अभी वहां पर ईडी के उनको जुरिडिक्शन उनको अंदर जेल के अंदर भेज दिया गया। तो ये सब असली खेल कहाँ से हुआ और क्या है असल मामला, ये आपको आज मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। तो पत्राचाल, ये पत्राचाल मुंबई में गोरेगांव में, मतलब मुंबई के पत्राचाल स्कैम का है और इस स्कैम में कहा जाता है कि 1034 करोड़ों का घोटाला का आरोप है। तो 1034 करोड़ों का घोटाला है। संजय राउत, गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब कहा है उसका मैं आप एक लिंक और सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ। तो ईडी के मुताबिक मुंबई के उपनगर के गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर के पत्राचाल है। पत्राचाल क्या थी, वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और वो पत्राचाल मतलब मुंबई में आप आज भी देखोगे ये चाल संस्कृति है। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक छोटे छोटे रूम रहते हैं, उसको चाल बोला जाता है। तो वैसे पत्राचाल का एरिया है और पत्राचाल का एरिया में कितने लोग परिवार रहते हैं, 672। और वो जो चाल है और उसका जो एरिया है, मतलब जो जमीन है वो है 47 एकड़ जमीन है और 672 परिवार उस परिसर में रहते थे। और उसका क्या हुआ, उनके घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्हाडा बोलते हैं उसको, MHADA, उसने कुछ काम थर्ड पार्टी को दिया कि वो आप उसका पुनर्विकास करो। वो थर्ड पार्टी में कौन था, गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बीच और महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच करार हुआ। उस करार के तरफ गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन को पत्राचाल को पुनर्विकास करने का काम दे दिया गया। इस करार के तहत कंपनी को, कौन से, गुरुआशीष कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर म्हाडा को देने थे और उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर को बेचनी थी। मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ तो 47 एकड़ जो जमीन है उसमें से 3500 फ्लैट बनाना है, वो देना है म्हाडा को और उसमें वो 672 भी आ गए। और उसके बाद जो जमीन बचेगी, क्योंकि जो भी बिल्डर रहेंगे वो फ्लैट बना के देंगे तो उनको खर्चा आएगा, तो अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, तो जो फ्लैट 3500 बना के देंगे उसके बाद जो बची हुई जमीन है वो फ्लैट बनाने के बदले में वो उनको मिलने वाली थी गुरुआशीष कंपनी को और वो उसका डेवलपमेंट करने वाले थे, या चाहे
बेच के पैसा कमाने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, तो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की सहायक कंपनी है, वाधवान बंधु, जिसके मालिक है वाधवान बंधु। तो ये गुरु आशीष इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी किसकी है, HDIL की सहायक कंपनी है। और HDIL में पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी HDIL का भी ऊपर भी कुछ ब्लेम लगे। उन्होंने क्या किया, अब ये जो PMC घोटाला आया था, PMC घोटाला, तो उसमें उनको 4,300 करोड़ रुपए का लोन का मैटर चल रहा है, और उसमें वो धोखाधड़ी की ईडी जांच कर रही है। तो जो धोखाधड़ी की जांच कर रही है ईडी, तो उसके साथ साथ ये केस भी सामने आ गया। अभी प्रदर्शन निदेशालय ने क्या आरोप लगाए वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टरों ने माड़ा को गुमराह किया और बिना प्लाट बनाई ये जमीन 9 बिल्डरों को 901 करोड़ रुपए में बेच दी। साथ में 672 लोगों को मकान भी नहीं दिया। मतलब उन्होंने जो 3,500 फ्लैट बना के माड़ा को देने थे, 672 मकान बनाए थे, उन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं किया, लेकिन 9 बिल्डरों को वो जमीन बेच दी। वो कितने में बेच दी, लगभग 900 करोड़ रुपए में। तो अब तक ईडी की जांच में यह पाया गया है कि HDIL से प्रवीण राउत के खाते में करीब 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब ये प्रवीण राउत कौन है, उसकी एंट्री कहाँ हो गई। तो प्रवीण राउत क्या है कि वो गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर है प्रवीण राउत। तो प्रवीण राउत गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर है और वो संजय राउत के करीबी है। तो जब प्रवीण राउत को गुरु आशीष कंपनी का जो गड़बड़ जाला हुआ, इसने ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। ईडी ने गिरफ्तार कर दिया फरवरी 2022 ने। तो प्रवीण राउत की इंक्वायरी में संजय राउत का नाम आ गया। तो ईडी के मुताबिक और जो अभी तक की इंक्वायरी हुई और न्यूज मीडिया में जो सब जानकारी आई है उसके मुताबिक पत्राचाल घोटाले से ये प्रवीण राउत को 95 करोड़ रुपए मिले कमीशन के तौर पे। वो कौन सा कमीशन, कि जो 9 लोगों को 9 बिल्डरों को जो जमीन बेची गई 900 करोड़ रुपए में, उसका जो कमीशन था 95 करोड़ वो उनको मिला। और उन्होंने वो क्या किया, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटा। इसमें से करीब 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। फिर 55 लाख रुपए की राशि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने माधुरी राउत को वापस ट्रांसफर कर दी। माधुरी राउत मतलब प्रवीण राउत की पत्नी और वर्षा राउत संजय राउत की पत्नी। ईडी ने यह आरोप लगाया कि 2010 में 83 लाख रुपए जो अपराध से आय का हिस्सा था संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल दादर में एक फ्लैट लेने के लिए किया। इसके अलावा ईडी का और भी एक आरोप है, महाराष्ट्र के अलीबाग में किम बीच के बीच वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर कम से कम 8 फ्लैट लिए गए। स्वप्ना पाटकर भी उनके कई एक जमाने में उनके सहयोगी हुआ करती थी। तो ये जो पाटकर है उन्होंने भी अभी ईडी के सामने संजय राउत के खिलाफ गवाही दे दी। तो प्रोजेक्ट के तहत समझौते के अनुसार जो कामकाज होना था, डेवलपर को प्रोजेक्ट के पूरा होने तक हर महीने में, और एक माड़ा ने और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच एक करार ये हुआ था कि जब तक आप ये 672 परिवारों को फ्लैट बना के नहीं देते तब तक आपको उनको रूम रेंट, जिसको घर भाड़ा कहते हैं, वो कंटिन्यू ये 672 परिवारों को देना था हर महीने में। और जब काम पूरा हो जाएगा तो उनको अपने घर मिलेंगे। जब तक काम पूरा नहीं होगा उनको रूम रेंट देना है, क्योंकि वो कई किराए के मकान पे तब तक शिफ्ट हो गए थे। लेकिन किराए का भुगतान केवल 2014 और 15 तक ही किया गया। जैसे ही किराएदारों ने भी शिकायत करना शुरू कर दिया, उन्होंने शिकायत करना चालू कर दिया माड़ा के पास, अलग अलग एजेंसी के पास। उसी वक्त सामने आया कि प्रवीण राउत और अन्य डायरेक्टर लोगों ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को गुमराह किया। तब माड़ा को मालूम भी आया कि ये जो वहां पे जो 672 परिवार है उन्होंने क्या किया कि सब केस कर दिया, माड़ा को जानकारी दे दिया। तब माड़ा को मालूम पड़ा कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने माड़ा को गुमराह किया और उन्होंने फ्लैट बनाने के बजाय वो जमीन जो है प्राइवेट डेवलपर को बेच डाली। और फिर उन्होंने और बीच में क्या किया, गुरु आशीष कंपनी ने मिडोज नाम का एक स्कीम लॉन्च किया, उससे भी कई करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किए। वो भी एक लोगों से ले लिया, लेकिन लोगों को फ्लैट नहीं मिले। और
इस सिलसिले में किराए का भुगतान नहीं करने से और बाकी अनियमितता की वजह से माड़ा ने 12 जनवरी 2018 को डेवलपर को टर्मिनेशन नोटिस का करार दे दिया। डेवलपर कौन? गुरु आशीष कंपनी। फिर इस नोटिस के खिलाफ जो 9 डेवलपर है उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। ये वही डेवलपर थे जिन्होंने वो जमीन को दूसरे लोगों को बेची थी। अभी आगे क्या हुआ कि उन्होंने ये सब सिलसिला किया। फिर साल 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के एक रिटायर मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ को नेतृत्व में एक सदस्यीय कमेटी नियुक्त की, जिन्होंने सब तय पाया कि 672 किराएदारों के पुनर्वास और किराए के भुगतान के लिए समाधान का अध्ययन और सिफारिश करेगी। कमेटी के सिफारिशों के ऊपर माड़ा की प्रतिक्रिया के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने जून 2021 में पात्रा चाल के पुनर्विकास को फिर से मंजूरी दे दी और सरकार का प्रस्ताव जुलाई 2021 में जारी किया गया। साल 2021 में 22 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के उद्धव ठाकरे के आदेश के ऊपर जो रुके हुए कंस्ट्रक्शन का काम था, मतलब जो 672 लोगों को फ्लैट मिलने से वो प्रोजेक्ट वापस माड़ा को शिफ्ट किया गया और माड़ा उस प्रोजेक्ट को अभी उसके ऊपर काम कर रहा है और वो माना जा रहा है कि बिल्डिंग में से 306 फ्लैट जो बचे हुए 672 में से उसका काम माड़ा पूरा करेगी। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों एक अधिकारी ने माड़ा के ये बताया कि आप डेवलपर के रूप में पूरे प्रोजेक्ट पर माड़ा ही काम कर रहा है और ये पुनर्विकास योजना जो है 672 जो किराएदार है इसको 650 वर्ग फीट कारपेट एरिया में फ्लैट उपलब्ध कराएगा। ये सब घटना थी। अभी जो आपको जैसा मैं बता रहा हूँ कि कोई भी जो पार्टी है या कोई भी पार्टी का जो मेंबर है या मंत्री है, जब उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है तो ईडी के पास भी कुछ ना कुछ साक्ष्य रहते हैं, लेकिन दुनिया को गुमराह करने के लिए ये पार्टी हर बार गलत मतलब निकालती है कि रूलिंग पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि जो रूलिंग पार्टी हमारी आवाज दबाने के लिए कर रही है। लेकिन फैक्ट्स कुछ अलग है। फैक्ट्स जो है मैं आपको सामने जो पेश किया कि कैसा माड़ा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चाल का जो जमीन थी वो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, 672 फ्लैट बनाने थे, 672 फ्लैट बना के और माड़ा को भी 3500 फ्लैट बना के देने थे। उसमें से 672 जो है वो उन लोगों को देने थे, बचे हुए माड़ा को हस्तांतर करने थे। उस खर्चे के बदले में जो बची हुई जमीन है वो उनको बेचनी थी। लेकिन उन्होंने जमीन तो बेच डाली 9 बिल्डरों को, लेकिन जो लोगों को घर देना था और माड़ा को कुछ फ्लैट बना के देने थे वो काम उन्होंने नहीं किया। और उसके साथ साथ जो 901 करोड़ रुपए में जो जमीन 9 बिल्डरों को बेची गुरु आशीष कंपनी ने, उसके जो डायरेक्टर थे प्रवीण राउत और HDIL की सहायक कंपनी थी जो वाधवान बंधु, उन्होंने जो संजय राउत के जो करीबी है उनको प्रवीण राउत उनको भी कमीशन दिया 95 करोड़ के आजू बाजू। और उन्होंने उस कमीशन में से कुछ जो 83 लाख रुपए जो है संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत उनको ट्रांसफर कर दिया। उसमें 55 लाख रुपए से उन्होंने दादर का फ्लैट लिया। बाकी बची हुई का जो कमीशन की अमाउंट है उन्होंने कई और भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सब सारे लिंक और ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सच आपके सामने आएगा। तो दोस्त मैं आपको पुनः एक बार आपको ये विनती करता हूँ कि मैं अलग अलग जो जानकारी लेके आता हूँ वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर, जो अलग अलग अखबारों में छपे हुए लेखों के आधार के ऊपर और जो मीडिया में चल रही खबरों के उसी आधार के ऊपर और अलग रिपोर्ट्स के ऊपर आधार के ऊपर रेफरेंसेस के ऊपर ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखता हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत और समय निकालना पड़ता है, इसलिए नई जो लेटेस्ट जो हलचल है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। तो जो नई कोई भी केस स्टडी या नया जो भी टॉपिक है आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ कमेंट्स करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।